Hello everyone. So today we will do calculation of density of cubic crystal from its edge. ठीक है कि किसी भी जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसका हम घनत्व कैसे निकालते हैं, उसकी जो किनारे हैं उनके द्वारा किसी भी जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसका घनत्व किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको आज हम सीखेंगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके आते ही हैं, क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ cubic crystal from its edge। ठीक हो गया। घनत्व निकाल रहे हैं हम किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल का। तो इसके लिए हम सब जानते ही हैं, आप भी जानते हैं कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। जब भी हम किसी का घनत्व निकालते हैं, डेंसिटी का जो फॉर्मूला रो इस तरीके से दिखाएंगे। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम एक यूनिट सेल की, हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल में हम यूनिट सेल के लिए हम निकालेंगे ना, यूनिट सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो हमने साइड की को ए मान लिया है। ये हमारा साइड, ये क्यूबिक सेल है, एक हमारी यूनिट सेल है क्यूबिक। अब हम इसकी किसके थ्रू निकाल रहे हैं, किनारों के थ्रू निकाल रहे हैं ना, किनारों से निकाल रहे हैं कि इसका घनत्व क्या हो सकता है। इसकी एजेस को अगर देखा जाए तो इसकी अगर हम एक साइड को ए मान लें, यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल एज, ये और फिर हम बोल सकते हैं साइड ऑफ क्यूब भी बोल सकते हैं हम। एक साइड कितनी है इसकी, ए है। ए को हमने इसका एक साइड मान लिया है। तो अगर उसका एक साइड ए मान लिया है तो फिर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। पहले हम यहाँ वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्योंकि अब हमको डेंसिटी को अगर हम निकाल रहे हैं तो हमको दो चीज़ चाहिए ना, एक मास चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर। अगर ये हमको सेंटीमीटर में अगर हम इसको ले रहे हैं तो एक किनारे को अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो एक क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर में। हमारा वॉल्यूम तो निकल गया। अब हम मास की बात करते हैं। अब देखिए, मास की हम बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल का जो मास किसके डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेबल होता है एटम्स के। जितने उसमें एटम्स होंगे उतना ही उसका मास होगा, है। मास क्या बोलते हैं, अगर एटम ज़्यादा हैं तो मास ज़्यादा, एटम कम है तो मास कम। 1 2 3 4 है, 1 है तो कम, 5 है तो ज़्यादा। इस तरीके से जो मास होता है किसी भी यूनिट सेल का वो अप डाउन होता रहता है। जैसे कि हम बीसीसी की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा है, हम बीसीसी की बात कर रहे हैं, या फिर हम एफसीसी को भी आपने देखा, एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और बीसीसी में आपके 2 होंगे। एससीसी की भी आप बात कर रहे हैं तो वहाँ 1 होगा। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि जो मास होता है किसी भी यूनिट सेल का वो डिपेंडेबल होता है अपॉन द नंबर ऑफ एटम। तो अब मास ऑफ यूनिट सेल अगर हम देखते हैं, हम यूनिट सेल के लिए ही निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकाल रहे हैं तो हमको क्या, हम क्या जानते हैं कि मास हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसको हम गुणा कर देते हैं मास ऑफ ईच एटम। हर एक जो एटम है उससे, हर एक एटम के मास से, नहीं, मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम के मास से, और नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसको हम दिखाते हैं कैपिटल Z से, नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से, ठीक है, मास ऑफ ईच एटम स्मॉल m से। अब इसके लिए भी क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, अब एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ ईच एटम। अब ईच एटम की बात करें ना, इसको कहेंगे कि अब उसमें तो 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो एक एटम का मास कितना होगा उसको भी निकालने के लिए इसको हम और भी क्लैरिफाई रूप में लिख देते हैं m/Na, जहाँ m होता है आपका मोलर मास और Na होता है आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर होता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। m क्या है आपका, मोलर मास अपॉन Na। एक एटम का मास निकालने के लिए, एक एटम के लिए, ईच के लिए कह रहे हैं ना, एक के लिए अगर हमको मास निकालना है तो उसके लिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे m/Na। m वेयर इज m इज इक्वल टू मोलर मास एंड वेयर इज Na इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए मोलर मास का मतलब, अब मैं आपको आगे से पहले तो इसको कंटिन्यू करते फिर मोलर मास निकालते कैसे मैं आपको भी बता दूंगी। वैसे आपने 11th में सीखा होगा कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे बता दूं फटाफट। तो मोलर मास क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो अब इन दोनों को हम किस तरीके से लिख लेंगे, Z इंटू m/Na। ये हमारा क्या निकल गया, मास निकल गया। अब मास भी पता चल गया हमको, वॉल्यूम भी पता चल गया। अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी जो डेंसिटी हो जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल मास कितना है हमारा, Z इंटू m/Na। इस तरीके से ए कैपिटल आएगा, एवोगैड्रोस नंबर करके कहते हैं Na, और ये कितना हो जाएगा A³। अब यहाँ पर को क्या है, Z क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। m क्या हो गया हमारा, मोलर मास हो गया। A³ क्या हो गया हमारा, मास ऑफ यूनिट सेल हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल हो गया। Na हमारा क्या हो गया, एवोगैड्रोस नंबर हो गया। और सिंपल A क्या हो गया हमारा, साइड ऑफ क्यूब का ना हमने, सिंपल A क्या हो गया हमारा, साइड ऑफ क्यूब हो गया। अब देख, और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट की क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसका जो आपका सूत्र है, फॉर्मूला है, वो निकल गया। अगर सेंटीमीटर क्यूब कब होगा, जब हमको A सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर कभी कभार आप बुक्स में ये देखते हैं कि आपको यूनिट है वो सेंटीमीटर में नहीं दिया रहता है, वो A आपको सेंटीमीटर में ना देते हुए आपको A PM में दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं पिकोमीटर, ठीक है। ये PM पिकोमीटर में दिया रहता है। अब जब ये पिकोमीटर में दिया रहता है तो आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कभी कभार देखते हैं ना, आप अगर आप बुक को चेक करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m/A³ इंटू Na इंटू 10⁻30। इस तरीके से दिया रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से दिया रहेगा। ये जो 30 आया है, -30 आया है, ये दिया है, ये कब होता है, जब आपको A दिया रहेगा पिकोमीटर में। ये आपको पिकोमीटर में दिया रहता है तो तब आप इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको पिकोमीटर को फिर चेंज करना पड़ता है। आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, A इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर जब 1 होंगे हमारे पास, ठीक है। और ऐसे अब क्योंकि हमारे पास एक क्यूब है यहाँ, तो एक क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ये 30 इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहता है। जब हम क्या करते हैं, A वो पिकोमीटर में काउंट करते हैं तो तब -30 लिखा है। अदरवाइज अगर आपने A को सेंटीमीटर में ही काउंट किया है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। तो आपको इस तरीके से 2 फॉर्मूलाज दिखे हैं, तो क्योंकि यहाँ से भी ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, ये भी ये याद करें या ये याद करें,
बोथ आर सिमिलर। आप इसको भी याद कर सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसमें रख के इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो सिंपल ये पूरा कैलकुलेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दो सवाल आपको इसके बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको एक थोड़ा मॉलिक्यूलर मास बता देती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं। मोलर मास के लिए m इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन n होता है। ठीक है, स्मॉल m अपॉन स्मॉल n आप लिखेंगे। यूनिट ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम में है तो किलोग्राम पर मोल होगी, दोनों में से एक होगी। और ऐसे ही जो m है वो क्या होगा, उस पदार्थ का द्रव्यमान है जिसका हम निकाल रहे हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम में या फिर ग्राम में। और n क्या होता है, उस पदार्थ, जिस पदार्थ का हम निकाल रहे हैं उस पदार्थ की मात्रा, आपने कितनी ली, कितना लिया है, वो कितनी उसकी मात्रा ली है, तो इसको हम इसकी यूनिट होती है आपकी मोल। तभी ये हो गया ग्राम पर मोल। मास कितना हो गया हमारा, ग्राम पर मोल। याद रखिए, उस पदार्थ का जो मास है और बट्टा उस पदार्थ की मात्रा, आपने कितनी मात्रा ली है उसकी, ठीक, उसके इक्वल होता है। आइए अब एक सवाल लेते हैं। जैसे CO2 है, अब आपसे मैंने कहा कि CO2 का आप मोलर मास निकालिए। ठीक है, आपको CO2 का मोलर मास निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 2 हैं। पहले आप अलग अलग इनको काउंट कर लीजिए। ठीक, अब आपने क्या कहा कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 12। आपको द्रव्यमान याद होनी चाहिए 12। कहीं कहीं तो आपको दिए भी रहते हैं ब्रैकेट में, इसका द्रव्यमान इतना है तो एक करके, लेकिन आपको याद रहे कुछ इंपॉर्टेंट सभी के, तो ठीक है। वो द्रव्यमान संख्या होती है हमारी, वो परमाणु क्रमांक की मोस्टली डबल ही होती है। कहीं कहीं पर को वो एक ज़्यादा या एक कम हो जाती है, या एक ज़्यादा ही रहती है, तो लेकिन जो मोस्टली हम देखते हैं वो एटॉमिक नंबर के डबल ही होती है। तो कार्बन का द्रव्यमान 12 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 होता है। ठीक है, अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू कितने हैं ऑक्सीजन, 2, इज इक्वल टू 12 प्लस 6 टू द 32, कितना हो गया, 2 2 4, 3 अधिक 4 ग्राम पर मोल में आ गया, क्योंकि मोलर मास की यूनिट ये तो होती है ग्राम पर मोल में। तो इतने 44 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। ऐसे ही आप और का निकाल सकते हैं, Na2CO3 का निकालिए तो कैसे निकालेंगे। Na का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये 22 ना होकर 23 हो जाता है। तो मैंने अभी आपसे कहा कभी 1-2 ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे कार्बन का 6 होता है, तो ये 12 होगा। ठीक है, हम यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर नहीं लिखते, याद रखिएगा, यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, याद रखिएगा, एटॉमिक मास लिखते हैं, हमेशा एटॉमिक मास लिखेंगे आप। एटॉमिक मास हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 हो गया। अब इन सब वैल्यू को इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। सोडियम हमारा कितना है, 23, लेकिन सोडियम कितने हैं, 2, तो इंटू 2, फिर प्लस कर दिया, हर एक को प्लस प्लस करते जाएंगे ना, फिर प्लस कर दिया। कार्बन का मोलर हमारा द्रव्यमान है 12, लेकिन कार्बन एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें आप, करें बराबर ही है। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16, कितने हैं ऑक्सीजन, 3, तो इसका कितना हो गया, इन सबको जोड़ के, इन सबको गुणा करके कितना हो गया, 23 इंटू 2, 46 प्लस 12, 16 3 ज़ा 48। अब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करने के बाद ये आंसर कितना आएगा बताइए, 106। तो 106 ग्राम पर मोल इसका आंसर है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया होगा। ऐसे ही आप CaNO3 का होल ट्वाइस
इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए।